हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार पीसीएस के लिए सेट नंबर हमारा 19 और इसके अंदर हम जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेज, यूट्यूब के लिंक्स और सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स, ऐसे ही हमारा दूसरा जीएस कोर्स आता है। 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो हैं हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके भी यहाँ पे मैंने एमसीक्यू तैयार किए हैं, एसएससी, रेलवे और जो आपका डिफेंस एग्जाम स्टेट पीस है यूपीएससी के लिए भी। और इस कोर्स के अंदर जो है विपिन 15 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 16 जून को ये लास्ट डेट है इस कोर्स को परचेज करने की। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स क्या हैं वो इसमें समझा है। ये कूपन कोड आप लगाएंगे तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से, एक तो स्टडी आईक्यू ऐप से कर सकते हैं और एक वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, यहाँ पे होम पेज नज़र आएगा और यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जीएस कोर्स आपको नज़र आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, आंसर देने की कोशिश करनी है। व्हाट इज़ जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है सेक्स रेशियो की? हमारे जो सेंसस होता है, जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर 1000 लड़कियां जन्म ले रही हैं तो उनके पीछे कितने लड़कों का जो है जन्म हो रहा है, मतलब द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मैं उल्टा बोल गया। 1000 मेल्स होंगे, ठीक है, और उनके पीछे कितनी जो है फीमेल्स जन्म ले रही हैं। क्लियर? 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स जन्म ले रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं। दैट मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर हम 2011 का सेंसस देखते हैं तो उसमें जो एडल्ट पॉपुलेशन है तो उसकी जो सेक्स रेशियो है वो है 943, यानी कि 943 लड़कियां हैं 1000 मेल के जन्म लेने पे, मतलब जनसंख्या में। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 919 बच्चे जो हैं लड़कियां जन्म ले रही हैं 1000 बच्चा जब मेल बच्चा पैदा हो रहा है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। When did India adopt the International Tsunami Warning System? इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है इंडिया ने कब जो है इसको अपनाया था? देखिए, इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2006 के अंदर। अब इसके भी पीछे कहानी है 2006 की। इंडिया ने एग्री कर लिया था कि हम ओशन वार्निंग सिस्टम में जो यूएन कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला था, जनवरी 2005 के अंदर बोला था कि हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर? और जनवरी 2005 में मीटिंग चल रही कहाँ पे थी? जापान के अंदर, कॉर्बे के अंदर जो है मीटिंग चल रही थी। तो उसमें बोला था इंडिया ने कि हम ज्वाइन करेंगे और 2006 के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था। द रीज़न वाज 2004 सुनामी जो हमारे देश के अंदर देखने को आपको मिली थी। सुनामी इज़ द जो है 2006 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये सुनामी जो वर्ड होता है ये एक जापानीज़ वर्ड होता है, जापानीज़ वर्ड है ये, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है हार्बर वेव, हार्बर वेव। क्लियर? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 2006 इज द करेक्ट आंसर। अब सुनामी जो बनती है वो कैसे बनती है आपकी? ठीक है, जो मूवमेंट होती है ओशंस की, ओशन फ्लोर के अंदर पानी की, यहाँ पे मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई। जैसे पानी राइज किया तो ऑब्वियसली बात है वेव्स चलने लग जाएंगी। इस तरीके से सीरीज ऑफ वेव्स आने लग जाएंगी और जैसी सीरीज की वेव्स आएगी वो जो है लेस देन 3 फीट ऑफ द ओशन, मतलब इसकी ऊंचाई जो है 3 फीट से नीचे होगी। और जैसे ही अप्रोच करेगी ये नज़दीक आती जाएगी, आपके कोस्ट के पास जो है नज़दीक आती जाएगी, इसकी एकदम से हाइट जो है बढ़ जाएगी और ये डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी, जो भी घर होगा उसको चपेट में ले लेगी। तो मतलब क्या हो गया कि जब आपकी मूवमेंट होती है तो वो कम होती है, लेकिन जैसे ही कोस्ट के पास पहुँचती है तो ये रैपिडली इंक्रीज कर जाता है एकदम से। तो ये होती है सुनामी। तो आंसर इसमें आपका 2006 इज द करेक्ट आंसर। बायोस्फीयर वर्ड का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर का ऑब्जेक्टिव है क्या? इट इज़ ए सेफेस्ट जोन फॉर किस चीज़ के लिए? देखिए, बायोस्फीयर के अंदर जो है कंजर्वेशन होती है जेनेटिक रिसोर्सेज की,
क्लियर, स्पीशीज़ की, इकोसिस्टम की, सबकी आपकी जो है कंजर्वेशन होती है। डेवलपमेंट फंक्शन होता है यहाँ पे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को आपको मिलती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको फंक्शन देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं पहले ऑप्शन, फ्लोरा एंड फोना जो है वाइल्ड लैंड के ऊपर प्रिजर्व होते हैं, ये सही है। क्लियर, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑन द वाइल्ड प्रोडक्ट्स, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। क्लियर, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये भी आपका पॉइंट सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके सही हैं बायोस्फीयर के अंदर, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बायोस्फीयर जो एक जो इसका ऑब्जेक्टिव है सेफ जोन का, वो ये है ऑब्जेक्टिव इनका देखने को मिलते हैं। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है आपके जोन्स कितने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ट्रांजिशन जोन होता है, बफर जोन होता है और आपका कोर एरिया होता है देखने को मिलता है। अगर मैं पहले सेंटर की बात करता हूं, बिल्कुल जो है आपका कोर एरिया की बात करते हैं, तो कोर एरिया एक आपका जो इंटायरली सिक्योर्ड होता है, पूरा का पूरा जो है ये सिक्योर्ड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम देखने को आपको मिलता है, यहाँ पे आप लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज़, जेनेटिक वेरिएशन वगैरह जो है यहाँ पे आप अपना प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर आता है आपका बफर जोन। बफर जोन जो होता है इसके अंदर जो होता है आपकी इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जितनी भी होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए मॉनिटरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन वगैरह जो है यहाँ पे बफर जोन में देखने को आपको मिल जाता है। ट्रांजिशन जोन जो है आपका बिल्कुल आउटस्कर्ट वाला, जहाँ पे आपकी ह्यूमन सेटलमेंट भी देखने को आपको मिलती है, दैट इज इन द ट्रांजिशन जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो कोर एरिया के अंदर और बिल्कुल भी नहीं होती, बफर जोन के अंदर हाँ थोड़ी बहुत आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन वो भी रिसर्च वगैरह के लिए। लेकिन ट्रांजिशन जोन में जो है आपकी प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। अगर मैं इंडिया के अंदर बात करता हूं तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 जो हैं आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हैं। और अभी रिसेंटली 12th आपका बायोस्फीयर जो है आया था इसके अंदर, दैट इज़ पन्ना। जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है वो है एमपी के अंदर, उसको 12वां जो है हमारा बना था, दैट इज़ इन द यूनेस्को के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर कैटेगरी के अंदर। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफॉरेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई जगह थी, ठीक है, यहाँ पे कोई जगह थी ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ ना उगा हुआ था, मतलब कुछ मतलब फॉरेस्ट थे, फिर हमने इसको काटे, लेकिन इसकी जगह की ही ऊपर हमने नए फॉरेस्ट जो है लगा दिए, तो डेट इज कॉल्ड आपका एफॉरेस्टेशन प्रोसेस उसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, डेट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, एफॉरेस्टेशन कह देते हैं। और इसके अंदर जो होता है ट्रीज और ट्री सीडलिंग्स जो होती हैं ये आपकी क्या हो जाती हैं, ट्रीज़ और ट्री सीडलिंग जो होती हैं ये मतलब दोबारा से हम प्लांट करते हैं, ट्री प्लांटेशन वगैरह करते हैं, तो ये इस तरीके से देखने को आपको मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, मतलब अगर हम नए जो है वन रोपण कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड आपका बी ऑप्शन, प्लांटिंग मोर ट्री इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए जी, कन्वर्जन ऑफ ए वेस्टलैंड इनटू वुडलैंड, मतलब यहाँ पे वेस्टलैंड थी, क्लियर, उसको हमने एक रहने का इलाका बना दिया, तो डेट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन उसको हम कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड विच हैज़ नॉट बीन फॉरेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 40 years टू वुडलैंड थ्रू सीडलिंग एंड प्लांटिंग, मतलब 40 साल से वहाँ पे कुछ भी नहीं था, दोबारा किया हमने, कुछ बनाया, उस पर एफॉरेस्टेशन उसको हम कह देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आंसर फॉर द लैक ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया? देखिए हमारे देश में फीमेल पॉपुलेशन क्यों कम है, देखिए बहुत सारे रीज़न है इसके अंदर। क्या, पहले तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो है जैसी बच्ची जन्म लेती है तो उसको मार दिया जाता है, मार मतलब ऑपरेशन वगैरह कर दिए जाते हैं, ठीक है। और उस ऑपरेशन के प्रोसेस को जो हम एमनियोसेंटेसिस कहते थे, इससे बच्चे का पता लग जाता था और बच्चे का सेक्स पता लग जाता था, तो हम इसको बैन कर दिया था हमारे देश के अंदर। तो अगर कोई फीमेल जो है बच्चा अगर जन्म लेता है तो अगर उसको कोई माता पिता डॉक्टर्स को इन्वॉल्व हैं उनको मारने में, तो उसको वह सज़ा मिलती है। क्लियर, बट इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि डाउरी, क्योंकि बच्ची जो लड़की होगी बड़ी होगी तो उसके बाद जो है जो शादी होगी तो उसको जो है आपका दहेज तो देना ही पड़ता है, मतलब दहेज वाली प्रथा है। क्लियर, तो ये सारी सिचुएशंस के कारण जो है फीमेल पॉपुलेशन की डेथ कर दी जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द सोशल रीजन, नॉट द पॉलिटिकल, नॉट द इकोनॉमिक, नॉट द सुपरस्टिशन। आंसर इसमें दिस इज अ सोशल रीजन, सामाजिक कारण है ये। आंसर इससे सी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती हैं, विंटर सीजन के अंदर सर्दियों में, ठीक है। वीट आ जाता है,
बार्ले आ जाता है, रेपसीड आता है, तो ये रबी क्रॉप से आती हैं। लेकिन जूट जो है ये रबी क्रॉप नहीं है। जूट जो है ये आपकी कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, और जो आपके मानसून सीजन में उगाई जाती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो वेस्ट बंगाल में और पूरे वर्ल्ड वाइड बांग्लादेश के अंदर। और जूट के लिए एक आपका रेवोल्यूशन हुआ था, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ओनली गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ओनली गोल्डन रेवोल्यूशन फॉर द हॉर्टिकल्चर। क्लियर, हॉर्टिकल्चर जो आपका बागबानी के लिए था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ जूट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो एसोसिएट करती हैं आपकी पाक स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं। पाक स्टेट के साथ इंडिया और श्रीलंका आपकी जो है सेपरेट करती है इनको। क्लियर। और दूसरी बात ये है कि आपके इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में भी जो स्टेट है डेट इज कॉल्ड पाक स्टेट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। भारत और श्रीलंका, आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो हियर इज द पाक स्टेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखना है, देख लो। डूरंट लाइन जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर, मैकमोहन इंडिया और चाइना, रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड एंड ऑर्डर नेसे लाइन पोलैंड एंड जर्मनी, मार्जिनल लाइन फ्रांस एंड जर्मनी, मैनरहेम लाइन रशिया फिनलैंड बॉर्डर, सिगफ्रेड लाइन जर्मनी एंड फ्रांस, 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 24 पैरेलल इंडिया एंड पाकिस्तान, 49th पैरेलल यूएस कनाडा। तो ये आपको देखने को मिलती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट जो है आपकी जो है बॉर्डर लाइंस देखने को आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला देखिए जी, रानीगंज इज एसोसिएटेड विद वेस्ट बंगाल। रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ संबंधित है। व्हाट इज दिस रानीगंज? रानीगंज इज द कोल फील्ड, एक्चुअली कोल माइंस कोल फील्ड है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ कोल इंडिया लिमिटेड की, तो कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? कोलकाता के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। 1975 में ये बना था। और दूसरी बात करते हैं कोल की। कोल जो है आपको कौन सी चट्टानों से देखने को मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक से देखने को मिलता है, अवसादी चट्टानों से हमें देखने को मिलता है। कोल जो है यहाँ पे लेयरिंग वगैरह फॉसिल वगैरह भी आपको देखने को आपको मिलते थे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब दूसरा एक और बता देता हूँ, रानीगंज के अलावा भी जो है यहाँ पे झरिया माइंस हैं। क्लियर। बोकारो माइंस जो आपके कोल्स के लिए हैं, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? झारखंड के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर। और एक आपकी आती है कोरबा माइंस जो है आपकी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दैट इज कोल फील्ड इज द राइट वन। दिस इज द कोल फील्ड। द पास लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश इज, जो पास है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? सो डैट इज़ द शिपकिला पास। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। शिपकिला पास है कहाँ पे? एक्चुअली ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को आपको मिलता है, शिपकिला पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और उसके बाद देखिए जी, नाथुला की बात करता हूँ मैं, नाथुला की। तो नाथुला पास ऐसा पास है जो आपका सिक्किम के अंदर देखने को आपको मिलता है, और सिक्किम और जो आपका चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ कनेक्ट कर देता है। जोजिला पास की बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर देखने को आपको मिलता है, लद्दाख के अंदर। और जेलेपला की अगर हम बात करते हैं, तो जेलेपला की अगर हम बात करें तो इसको हम जेलेपला भी कह देते हैं, जेलापला भी कह देते हैं, मतलब नाम अलग अलग हैं, मतलब लिखने में, अदरवाइज जेलेप ही बोला जाता है। ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम के अंदर देखने को आपको मिलता है, याद रखिए। क्लियर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करूं तो पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। लद्दाख के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हेमिज नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और सिक्किम की बात करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट और फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट यहाँ पे रही है आपकी। और सिक्किम को हमने पार्ट बनाया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग, पूरा फुली स्टेट का पार्ट बनाया था। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए ऑप्शन, शिपकिला पास इज द करेक्ट आंसर, शिपकिला पास। सो हेयर इज़ द शिपकिला पास। क्लियर। यहाँ से एंड इंडिया और चाइना के साथ जो है लिंक कर जाती हैं ये चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हीट ऑफ इंडिया? इकोलॉजिकल हीट किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जिसे हम इकोलॉजिकल हीट भी कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। तो इकोलॉजिकल हीट जो है आपके क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जिसे आप कहते हैं सह्याद्रीज कहा जाता है, सह्याद्रीज कहा जाता है। क्लियर। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं, ऐसे रीजन जहाँ पे आपकी रेजरवायर हो जाता है, रेजरवायर होता है आपका बायोडाइवर्सिटी का, लेकिन ये रेजरवायर जो होता है हमेशा अंडर थ्रेट रहता है,
हमेशा इसको डर रहता है ह्यूमन से, अंडर थ्रेट रहता है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट। क्लियर, याद रखिए। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, इकोलॉजिकल हीट मेनली इसको बोला जाता है। क्लियर, और ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट भी बनता है, लेकिन मेनली आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, ये नीलगिरी माउंटेन्स जो हैं आपकी, जिसे हम ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, ये आपका कनेक्शन जोड़ता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय छोड़ो, आपका आंसर क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर। ये है जी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपका दादर नगर हवेली, गोवा और जो है आपका केरल वाला पार्ट जो है ये वाला, ये सारा का सारा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। वेस्टर्न घाट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून होती हैं पहली बार यहाँ पे टकरा के जो है बारिश करती हैं, और इन पत्थरों से, पहाड़ों से, माउंटेन से, और जो टकरा के बारिश होती है उसे हम क्या कह देते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल उसको हम कह देते हैं। और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पे मिलते हैं आपके ब्लू माउंटेन्स के पास। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा रिवर वैली के अंदर कौन सा पार्ट नहीं होता। देखिए, नर्मदा जो रिवर है ये अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है। अमरकांतक प्लेटू जो है आपका एमपी के अंदर है, एमपी से चलती है गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर जो है ये जो चलती है, और बाद में अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। तो कौन सा पार्ट नहीं बना, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्लियर। नर्मदा वैली जो है, नर्मदा जो रिवर है ये अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में क्या बनाती है, ये ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ये जो नर्मदा रिवर है आपकी जबलपुर के अंदर जो है एक फॉल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धुआंधार फॉल, जिसे आप मार्बल फॉल के नाम से भी जानते हैं, और ये एमपी के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं आपके डैम हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल इंदिरा सागर की बात करते हैं, इंदिरा सागर, ठीक है, और सरदार सरोवर डैम की बात करते हैं, ये सब कुछ देखने को आपको मिल जाता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ रॉक इज़ द सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है किस टाइप की रॉक है। देखिए, पहले बात करते हैं इग्निस, आग्नेय चट्टानों की। यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा जो होता है ठंडा हो जाता है और आपका रॉक बन जाता है। उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या हो जाता है कि जो लेयरिंग वगैरह देखने को आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फॉसिल्स। क्लियर, फॉसिल्स। और उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी देखने को मिल जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है आपके फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कोल वगैरह, डीजल वगैरह, सब कुछ, नेचुरल गैस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। लेयरिंग वगैरह भी देखने को आपको मिलती है। फिर उसके बाद हवा पानी प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो डेट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, वो बन जाती है। कैल्सीरियस मतलब कैल्शियम ज़्यादा होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे सैंडस्टोन जो है किस टाइप की रॉक है, वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें देखने को हमें मिल जाती हैं। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। सैंडस्टोन की बात करो, लाइमस्टोन की बात कर देते हैं, शेल की बात करें तो ऑल आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे देखो, सैंडस्टोन जो होता है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड टेम्पल्स। जिप्सम जो यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कास्ट मोल्ड्स के अंदर। कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है ये ऑर्नामेंटल स्टोन्स के अंदर है। लाइमस्टोन जो यूज़ होता है चॉक, कंक्रीट एंड ग्लास के अंदर। शेल गैस जो है ब्रिक, टाइल्स और पोर्टलैंड सीमेंट में यूज़ होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। इनमें से सबसे लंबा जो डैम है वो कौन सा है, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो वो है आपका यहाँ पे डेट इज़ अ हीराकुड डैम। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। हीराकुड डैम है कहाँ पे, महानदी रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है, महानदी रिवर के ऊपर, और ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर जो है देखने को मिलता है। महानदी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं बाखड़ा डंगल डैम की बात करते हैं, तो इस सतलज रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर। और नागार्जुना सागर डैम की अगर हम बात करते हैं, नागार्जुना सागर डैम जो है कृष्णा रिवर के ऊपर है, और कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। कोसी डैम की बात करें तो कोसी रिवर के ऊपर देखने को हमें मिल जाता है, और कोसी को हम और क्या कह देते हैं, कोसी को हम क्या देते हैं, द सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और सौरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, डेट इज़ द दामोदर रिवर को कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और कुछ आपको डैम्स मैं और बता देता हूँ, जैसे कि आपका श्री कृष्णा रिवर के ऊपर जो है श्री सैलेम डैम देखने को आपको मिलता है, डेट इज़ इन द तेलंगाना। एंड रंजीत सागर डैम याद करो, रंजीत सागर डैम जो है रिवर रावी के ऊपर देखने को मिलता है पंजाब में। और गांधी सागर डैम जो है आपको चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। क्लियर। बागलीहार याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बागलीहार जो है ये आपका कहाँ पे है, डेट इज़ ऑन द चेनाब रिवर, जम्मू कश्मीर में, JNK के अंदर। और चेनाब के ऊपर एक आपका सलल आपका डैम भी देखने को आपको मिलता है, सलल, डेट इज़ इन द अगेन द जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिए, क्लियर। सो पता होना चाहिए। और पेपर में एक आता है उकई डैम भी पूछा जाता है, ये तापी रिवर के ऊपर है, गुजरात के अंदर, क्लियर। सो ऐसे तो पेपर में बहुत सारे आएंगे, ऑप्शन जैसे आएंगे तो उसके अंदर मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, ट्रॉपिकल साइक्लोन बताना है जो इंडिया के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइफून कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड टाइफून, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? D ऑप्शन। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल आपकी जो है आई वॉल है, आई है, ये क्या करता है, ये ऐसे जो है आपका घूमता है, लो प्रेशर जो होता है सेंटर में, और बाहर होता है आपका हाई प्रेशर, याद रखिए, क्लियर। साइक्लोन जो होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और साइक्लोन जो होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होते हैं? क्लॉकवाइज देखने को आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संबंधित है सारी की सारी जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और हरिकेन्स की अगर हम बात करते हैं तो हरिकेन्स जो हैं आपके कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट इंडियन आइलैंड जो आपका कहाँ पे? कैरिबियन सी के अंदर, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका हरिकेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। टॉर्नेडोज़ की बात करते हैं तो गिनी आइलैंड, क्लियर, गिनी आइलैंड जो आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर, गिनी आइलैंड वेस्ट अफ्रीका के अंदर, सदर्न यूएसए के अंदर, ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल जाती हैं। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज़ टाइफून इज़ द करेक्ट वन, क्लियर। इसके अलावा विले विले पेपर में पूछा जाता है, विले विले कहाँ पे बोला जाता है? दैट इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जायद जो होती हैं ये एक क्रॉप होती है, ये कौन से टाइम पे उगाई जाती है? जायद क्रॉप जो है ये इन बिटवीन द सीज़न रबी और खरीफ के बीच में उगाते हैं। और वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे एग्जांपल आपके जायद क्रॉप्स के होते हैं। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। सोयाबीन आपकी जो है खरीफ है, जूट भी खरीफ है, मेज़ भी आपकी खरीफ क्रॉप देखने को मिल जाती है। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तरबूज इज़ द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इन बिटवीन द सीज़न रबी एंड खरीफ के बीच में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये सारी की सारी क्या आ जाती हैं? आपकी जायद क्रॉप्स देखने को हमें मिल जाती हैं। अगला देखिए जी, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं इसमें बहुत सारी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं ऑप्शन में यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे नॉर्वे की बात करते हैं, स्वीडन की बात करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और आपका डेनमार्क, ये 3 कंट्री जो हैं आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री देखने को आपको मिल जाती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ अगर मैं लगा दूँ फिनलैंड को लगा दूँ चौथा, ठीक है, और आपका आइसलैंड को लगा दूँ, आइसलैंड कहाँ पे? यहाँ पे आइसलैंड को लगा दूँ, ठीक है, आइसलैंड को लगा दिया और फिनलैंड को लगा दिया, और 3 तो है ही है, और प्लस आपका जो है ग्रीनलैंड लगा दूँ यहाँ पे, ग्रीनलैंड, तो इसको हम और क्या कह देते हैं? नॉर्दिक कंट्रीज़ कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? नॉर्दिक कंट्रीज़ इनको कहते हैं। अदरवाइज डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। और बात करें यहाँ पे जो ग्रीनलैंड और आपका फेरो आइलैंड, ये दोनों के दोनों जो हैं ये किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं? ये डेनमार्क की एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को आपको मिल जाते हैं, ये डेनमार्क की एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लियर। एक याद करो बाल्टिक कंट्रीज़ जो पेपर में पूछा जाता है, बाल्टिक कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री हैं? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, क्लियर। तो दीज आर द 3 कंट्रीज़ जो आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ देखने को हमें मिल जाती हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। वेयर इज़ द स्टेयर फार्मिंग डन? स्टेयर फार्मिंग जो होती है ये कहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है? तो ये होती है स्टेयर फार्मिंग, इस तरीके से, क्लियर। जो आपकी इसको स्टेयर फार्मिंग को हम और क्या कह देते हैं? टेरेस फार्मिंग इसको कहा जाता है, जिसके अंदर जो है ये डिफरेंट जो हैं आपके स्टेप्स बने होते हैं, डिफरेंट जो है स्टेप्स हैं, टेरेसेस देखने को आपको मिलते हैं, और अराउंड द वर्ल्ड आपको ये चीज़ें देखने को आपको मिल जाती हैं। ये मेथड के अंदर जो है हम इन स्टेप्स को यूज़ करते हैं, हिल्स के स्टेप्स को यूज़ करते हैं, हर लेवल के ऊपर जो है अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। जब ये बारिश होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कुछ निकल के नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स जो हैं यहाँ आपकी सॉइल के अंदर जो है प्रिजर्व रहेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये स्टेप जो प्रिवेंट करते हैं कि पानी नीचे ना आए, इस तरीके से ये पानी को पकड़ के रखते हैं और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसको पकड़ के रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टेयर फार्मिंग और जो है टेरेस फार्मिंग कहाँ पे देखने को मिलती है? दैट इज़ अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स में देखने को हमें मिल जाती है। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। पहाड़ों की ढलान के ऊपर देखने को हमें मिल जाती है ऐसे, क्योंकि ये ढलान ही तो है, इस तरीके से ढलान ही तो है।
49th पैरेलल लाइन अभी हमने डिस्कस किया था। 49th पैरेलल लाइन जो है कहाँ पे है, डेट इज इन द यूएस एंड कनाडा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूएस एंड कनाडा इज द राइट वन। क्लियर, यूएस एंड कनाडा। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम की, तो ये आपका 17th पैरेलल आ जाता है। 38th पैरेलल भी याद करो, 38th पैरेलल आता है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं, मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन इसको हम कहा जाता है। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, सो दिस इज द 49th पैरेलल बिटवीन द आपका डेट इज अमेरिका एंड द कनाडा। ये वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी सेम। रिसेंटली तुमालापल्ली जो है आंध्र प्रदेश का एक राज्य मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप के अंदर देखने को मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा रिजर्व आपको किस चीज़ के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रिसेंटली हमें मिले हैं तुमालापल्ली के अंदर, डैट इज़ द यूरेनियम डिपॉजिट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम जो है आपकी इसकी ओर कौन सी है, डैट इज़ अ पिच ब्लेंड। यूरेनियम की ओर कौन सी है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड ओर किसकी ओर है, थोरियम की भी ओर है। क्लियर, एक होती है कार्बन डेटिंग और एक होती है यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग तो जो आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए। यूरेनियम डेटिंग जो होती है वो रॉक्स की एज फाइंड आउट करने के लिए देखने को हमें मिल जाता है। सो यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है कजाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाता है। थोरियम की बात करी थी मैंने, थोरियम हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपका डेट इज इन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल के अंदर देखने को हमें मिल जाता है। क्लियर, केरल के अंदर जो है, केरल को स्पाइस सिटी भी कहते हैं। नेचुरल रबड़ भी यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। नेचुरल रबड़ जो है लेटेक्स ऑफ द प्लांट से जो है स्टार्ट की जाती है। नेचुरल रबड़ की बात करें, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें सल्फर डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहा जाता है, वल्कनीकरण उसको हम कह देते हैं। क्लियर, सल्फर डाल के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। कोल की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक से हमें देखने को मिलता है। टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन जो है आपका बल्ब के अंदर जो है, ये बल्ब के अंदर जो है हम एज ए फिलामेंट यूज़ करते हैं, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। बॉक्साइट की बात कर देते हैं तो बॉक्साइट जो है आपकी किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की ओर है। धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो मेटल होती है वो कौन सी होती है, आपकी एल्यूमिनियम होती है। एल्यूमिनियम की ओर आपकी बॉक्साइट है। कोरंडम भी ओर आपको देखने को हमें मिल जाती है, कोरंडम। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूरेनियम डेटिंग इज द राइट वन, यूरेनियम डिपॉजिट। पल्लावी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है। पल्लावी नेशनल पार्क जो है ये एक्चुअली छोटा सा एक एरिया है और जो हमारा एक नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, उसके अंतर्गत आता है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत आता है। जो कैबुल लामजाओ है ये हमारा इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो किस लेक के ऊपर है, लोकतक लेक के ऊपर, लोकतक लेक के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है ये कहाँ पे है कैबुल लामजाओ, ये दैट इज इन द मणिपुर। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तो पलावी नेशनल पार्क भी कहाँ पे हो गया आपका, मणिपुर के अंदर देखने को मिल जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। मैंने आपको बताया कि ये लोकतक लेक के ऊपर है। लोकतक लेक को कंफ्यूज नहीं करना लोनार लेक के। लोनार लेक जो है हमारे इंडिया में मीटियोरिटिक लेक है। मीटियोरिटिक लेक देखने को हमें मिल जाती है, याद रखें। क्लियर, और इसको क्रेटर लेक भी हम इसको कह देते हैं। तो याद रखें सारे के सारे फैक्ट्स आपको। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे जहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए ऐसे ही हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं 10,000 MCQ कोर्स के अंदर, जिसके अंदर एक कूपन कोड लगाना है आपको विपिन 15, आपको डिस्काउंट मिलेगा 16 जनवरी तक और 16 जून तक। और इसके अंदर जो है आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं, प्लस ये आपके डिफेंस एग्जाम स्टेट पीस है UPSC के लिए और SSC रेलवे के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर बनाया है। उसके प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। GS कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, थियरी कोर्स है। इसमें आपका कोड लगाना है VIP 500, आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे, दो जगह से। एक तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं और एक आप कर सकते हैं StudyIQ.com
जो हमारी वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें। देखिए अगर आप बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि 10,000 MCQ कोर्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना। बहुत लास्ट ईयर भी सिलेक्शन बहुत सारी हुई थी, इस बार भी सिलेक्शन बहुत सारी हुई हैं और नेक्स्ट भी बहुत सारी होंगी। 10,000 MCQ कोर्स को अच्छे से फॉलो करके जाना है। क्लियर? सो गाइज थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर और मिलते हैं सुबह। थैंक यू।